हम होने नहीं देंगे किसी भी कीमत पे। किसानों की लड़ाई हम लोग जीते, लेकिन अभी अधूरी जीते हैं, क्योंकि उसमें एमएसपी का जो वायदा प्रधानमंत्री ने किया था उसकी अभी कमेटी भी नहीं बनी है, और बिना एमएसपी के हमारा गुजारा नहीं। इसी तरह ये जो जवानों वाला मामला है, इसमें मैं नहीं बोलता, बहुत दिन मैंने इंतजार किया, लेकिन अभी 3 दिन पहले एक यादव लड़का है जो कारगिल की लड़ाई में 17 गोली लगी थी उसको, और वो जिंदा परमवीर चक्र उसको मिला है। उसने जब ये कहा कि इससे नुकसान होगा फौजों का और फौजियों का और जवानों का, तब मैंने तय किया कि इस पे मुझे बोलना चाहिए। हमारे जो जवान हैं वो 4 साल में 6 महीने छुट्टी करेंगे, 6 महीने ट्रेनिंग करेंगे, 3 साल के बाद घर चले जाएंगे। उनका तो ब्याह भी नहीं होने का ठीक, और लड़ाई की तो बात ही छोड़ दो, उनको किसी बेहतरीन किस्म के हथियार के नजदीक नहीं जाने देंगे। ट्रेनिंग में कुछ नहीं सिखाएंगे कदम ताल के अलावा। ये एक बहकावा है और बेवकूफ बनाने की चाल है जिसमें हमको नहीं पड़ना। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि लड़ाई सर पे आई हुई है, किसानों के भी जवानों के भी। लड़ाई को तैयार रहना चाहिए। मेरे तो 2-3 महीने रह रहे नहीं, वैसे ही हर वक्त जेब में इस्तीफा लेके घूमता हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं अपनी माँ के पेट से गवर्नर नहीं पैदा हुआ। लड़ झगड़ के यहाँ तक पहुंचा हूं, लेकिन मैं चरण सिंह जी के साथ रहा हूं, और वो ये कहते थे कि किसी भी कीमत पे अपने वर्गों को नहीं छोड़ना है, उनके साथ खड़े रहना है, उनके लिए बड़े से बड़ी कुर्बानी देने को तैयार रहना है। तो मैं जब ये किसानों वाला मामला आया और 4 महीने तक पड़े रहे वहां, पड़े तो साल भर रहे, लेकिन 4 महीने तक तो सरकार ने कोई सुनवाई नहीं करी। तब मैं प्रधानमंत्री जी से मिलने गया। मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं। अखबार वाले ये ना लिखें कि मैं प्रधानमंत्री पे हमला बोल दिया, लेकिन जो सही बात है वो कहूंगा। मैंने उनको कहा कि साहब ये पड़े हैं, वो बोले कि चले जाएंगे। मैंने कहा साहब ये जाया नहीं करते, ये तब जाएंगे जब आप चले जाओगे। आप इनको जानते नहीं हैं। सिखों के बारे में तो मैं आपको बता दूं कि इनके गुरु ने अपने 4 बच्चे कुर्बान कर दिए थे, समझौता नहीं किया। और ये हमारे वाले तो 6ठे महीने दिल्ली और आगरा के लाल किले पे जा चढ़ते थे, कभी अकबर की कब्र फाड़ देते थे, कभी दरवाजा फाड़ लेते थे। तो इनसे लड़ा नहीं जाता, इनसे बातचीत करके समझौता किया जाता है। खैर वो बात उनके उस वक्त समझ में नहीं आई, जो फिर बाद में आई। देर आए दुरुस्त आए। बाद में तो उन्होंने किसानों से माफी भी मांगी और ये भी कहा कि मैं एमएसपी भी करूंगा, जो नहीं करी अभी तक, लेकिन करनी पड़ेगी। बेफिक्र रहिए आप। अगर आपका ये हौसला रहेगा कि हम इसके लिए लड़ेंगे, तो एमएसपी वाली बात भी माननी पड़ेगी। और ये हमारी बात नहीं है, एमएसपी की बात चौधरी छोटू राम जी की छेड़ी हुई। चौधरी साहब जब मिनिस्टर थे पंजाब में, तो दिल्ली में वायसराय से मिलने आए। वायसराय ने उनसे कहा कि चौधरी साहब, दूसरी बड़ी लड़ाई चल रही है, मुझे फौज के लिए बहुत गेहूं की जरूरत पड़ेगी। चौधरी साहब ने कहा कि मैं अभी आ रहा हूं, लाहौर से कार से आया हूं, बहुत अच्छी फसल खड़ी है, जितना गेहूं चाहिएगा दे देंगे। तो वायसराय ने कहा कि मैं 3 रुपए मन पे लूंगा। चौधरी साहब ने कहा गेहूं तो जितना चाहिए उतना दे देंगे, लेकिन दाम तुम तय नहीं करोगे, दाम मैं तय करूंगा। और मैं 9 रुपए मन से कम से 1 पैसा गेहूं नहीं दूंगा। वायसराय ने कहा मैं फौज भेज के मंगा लूंगा। चौधरी छोटू राम जी ने कहा कि फौज भेज देना, मैं कहता हुआ चला जाऊंगा किसानों को कि खड़ा खेत जला देना, इनको दाना मत देना। तो वायसराय ने चौधरी साहब के जो चीफ मिनिस्टर थे सर सिकंदर हयात खान, उनको बुलाया
और कहा कि भाई तुम्हारा तो मिनिस्टर बहुत अनाड़ी है। कहने क्या हुआ कि ऐसे ऐसे कह गया। सर सिकंदर हयात ने कहा कि साहब उसकी बात मान लो, नहीं कह दिया तो चल ही जाएगा, दाना नहीं मिलने का, ना आपको ना मुझे। तो ये लड़ाई चौधरी साहब की छेड़ी हुई है, इसको हम बीच में नहीं छोड़ेंगे। हम ये एमएसपी लेके रहेंगे। अच्छा, ये मिल क्यों नहीं रही है? आपको ध्यान होगा यहाँ कहीं पानीपत में एक गोदाम बना है, वो प्रधानमंत्री का दोस्त है अडानी, उसका नाम है, एशिया का सबसे मालदार आदमी हो गया वो 5 साल में। वो सस्ता गेहूं खरीद के उसमें डालेगा और जब महंगा हो जाएगा तब बेचेगा, इसलिए एमएसपी लागू नहीं हो रही। लेकिन हमने भी तय कर रखा कि हम इसको लागू करवा के रहेंगे। और आपका अगर हौसला रहेगा, देखिए मैं आपको एक बात बता सकता हूं, भारत के किसानों में वो ताकत है कि अगर ये एक के साथ खड़े हो जाएंगे तो दिल्ली की सरकार को तो हाथ से छीन के ला सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। मैं थोड़ा किसानों वाले सवाल पे ज्यादा हो गया, जिसकी जरूरत नहीं है, आप हमसे ज्यादा जानते हैं। मैं एक और बात आपसे कहना चाहता हूं, और वो है इन बच्चियों के बारे में, जो हमारी लड़कियां, इनको तो आप पैदा भी नहीं होने देना चाहते, लेकिन जब ये पैदा हो जाती हैं, सारे रिजल्ट देखो जो अब आ रहे हैं, उनमें सब में लड़कियां अव्वल मिलेंगी। मैं 5 जगह गवर्नर रहा हूं, गवर्नर सब जगह के कन्वोकेशन में जाता है, सब जगह जाता था मैं। आप ये आश्चर्य करेंगे कि सभी जगह अगर 20 गोल्ड मेडल थे तो 15 लड़कियों के थे और 5 लड़कों के थे। और मैं लड़कों को समझाता था कि भाई संभल जाओ, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, तुम तो रोटी भी पोना नहीं जानते, करोगे क्या? क्योंकि तुम्हारा तो कुश्ती का मेडल भी यही ले रही है, मुक्केबाजी का भी यही ले रही है, वेट लिफ्टिंग का भी यही ले रही है, और पढ़ाई का तो ले ही रही हैं। तो इनको अगर कॉलेज और स्कूल में भेजोगे तो ये बहुत दूर तक जाएंगे। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैंने अमेरिका की एक विदेश मंत्री थी, कोंडालीजा राइस, देखने भाले में दुबली पतली सांवले रंग की शक्ल, सूरत में बहुत ही साधारण, लेकिन अमेरिका की ताकत उसके पास थी, इसलिए वो अरब शेखों को धमकाती थी। ये जो गद्दाफी था लीबिया का तानाशाह, ये जब मरा तो उसके जो विरोधी थे वो उसके दफ्तर में चले गए। वहां उनको एक डायरी मिली, डायरी में लिखा है उसने कि मुझे सबसे ज्यादा आनंद तब आता है जब मैं लिटिल कोंडी यानी छोटी सी कोंडालीजा राइस को अरब शेखों को धमकाते हुए देखता हूं। तो वो अमेरिका की ताकत से अरब शेखों को धमकाती थी। आपकी बच्चियों का भी मैं बता रहा हूं, मैं इधर राजस्थान बहुत गया हूं, सारी गर्मियां मेरी राजस्थान में ही गुजरी हैं। वहां पे हमारी कौम के लोगों को घोड़े पे नहीं चढ़ने देते, चारपाई पे नहीं बैठने देते, हमारी महिलाओं को कमरबंद नहीं डालने देते थे, रस्सी, जूट की रस्सी से वो बांधती थी लहंगा। आज जब हमारी लड़कियां वहां, चूंकि हमारा आरक्षण हो गया, वहां सब लड़कियां आईएएस, आईपीएस, आईआरएस बन के जा रही हैं, तो बड़े से बड़े राजा महाराजा ठाकुर साहब हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं जब हमारी बच्ची को देखते हैं। तो ताकत जो है वो तालीम से मिलती है। अपने बच्चों को तालीम दिलवाओ। मैं एक और किस्सा आपको सुनाना चाहता हूं, वो ये है कि जब दूसरी बड़ी लड़ाई हो रही थी, जिसको वर्ल्ड वॉर सेकेंड कहते हैं, तो इंग्लैंड में बजट पेश हुआ और उस बजट में सारी मदों में कटौती की गई, लेकिन शिक्षा की मद में कोई कटौती नहीं हुई। तो लोगों ने कहा था इसमें कटौती क्यों नहीं की? तो प्रधानमंत्री ने कहा कि देखिए, इस लड़ाई में मकान टूट जाएंगे दोबारा बन जाएंगे, पुल टूट जाएंगे फिर तामीर कर लेंगे, कारखाने नहीं रहेंगे फिर बन जाएंगे,
लेकिन अगर एक पीढ़ी नष्ट होगी तो वो दोबारा नहीं बनेगी। तो जो कौमें पढ़ाई के लिए ये रुख रखती हैं वही दुनिया पे राज करती हैं। तो मैं आपसे कहना